आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी लोगों का एफएम गोल्ड परिवार पर। साथियों, पिछले सेशन में हम लोग बात कर रहे थे किस पर। हम लोगों ने देखा था अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने वह पूरा भी किया था। अधिकारों के सिद्धांत के बारे में आपको 2 मिनट में रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको आज के टॉपिक पर लेकर के चलता हूँ। साथियों, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत को हम लोग रूढ़िवादी अधिकारों के सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वे अनुदारवादी विचारक एडमंड बर्क को इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैकाइवर हैं, वर्गेस हैं, हेनरी मैन हैं, सिबिग्नी हैं, इस सिद्धांत के क्या माने जाते हैं? समर्थक माने जाते हैं। ये जो सिद्धांत है साथियों, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। यानी कि जो बातें उन दोनों बताई गई होंगी, उन बातों को ये सिद्धांत नहीं मानता होगा। यह सिद्धांत क्या मानता है? इस सिद्धांत के अनुसार जो अधिकार हैं, अधिकार ना तो प्रकृति की देन है, ना ही अधिकार हमारे राज्य की देन है, बल्कि अधिकार इतिहास की देन है। बल्कि अधिकार किसकी देन है? इतिहास की देन है। एडमंड बर्क क्या मानते हैं? वह मानते हैं कि ऐसे अधिकार जो रीति रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित नहीं होते, हम ऐसे अधिकारों का अधिकार नहीं कह सकते। यदि वो कहना चाहते थे कि ऐसे अधिकार जिनमें रीति रिवाज और परंपराएं सम्मिलित होती हैं, हम ऐसे अधिकारों को ही अधिकारों की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है साथियों, एडमंड बर्क ने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के उदाहरण देते हुए कहा कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात जो इंग्लैंड के लोगों को अधिकार प्राप्त हुए, उन अधिकारों से इंग्लैंड के लोग भली भांति परिचित थे, है ना। और फ्रांसीसी क्रांति का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात जो अधिकार फ्रांस के लोगों को प्राप्त हुए, वह अधिकार क्या थे? वे अधिकार लोग उन अधिकारों से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे लोग उन अधिकारों से। तो आगे चल करके बर्क ने कथन कहा, बर्क कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के अधिकार अमूर्त अधिकार हैं। क्या हैं? इनसे परिचित नहीं थे वहाँ के लोग, अमूर्त अधिकार हैं। आगे चल करके बर्क के विचारों की आलोचनाएं हुई साथियों। बर्क के विचारों की आलोचनाओं में बर्क के जो आलोचक हैं, आलोचकों ने क्या माना? आलोचकों ने माना कि भाई जो परंपराएं, प्रथाएं होती हैं, वह एक जैसी नहीं होती हैं। यानी कि सभी परंपराएं, प्रथाएं जो होती हैं, उन्हें हम अधिकार नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कुछ परंपराएं, प्रथाएं कैसी होती हैं? अच्छी होती हैं। कुछ परंपराएं हमारी बुरी होती हैं। जैसे भारत में इन्होंने बताया कि जैसे भारत में दास प्रथा, सती प्रथा, बलि प्रथा, बाल विवाह, ये सभी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। लेकिन आज के समय में हम इनके लिए अधिकारों की संख्या नहीं दे सकते, अधिकार नहीं मान सकते, क्योंकि ये अच्छी नहीं थी, है ना। तो ये सब बातें हमारी हुई थी पिछले सेशन में। ठीक साथियों, आज का टॉपिक आप लोग डाल दीजिए। आज का टॉपिक रहने वाला है अधिकारों का नैतिक और आदर्शवादी सिद्धांत। डालिए अधिकारों का नैतिक एवं आदर्शवादी सिद्धांत। ठीक भाई, चलिए मित्रों, तो अधिकारों का आदर्शवादी या फिर नैतिक सिद्धांत, बात करी जाए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक आप जानते हैं कि जो आदर्शवाद के जनक कौन है? आदर्शवाद के जनक कौन है भाई? कांट को आदर्शवाद के जनक कहा जाता है ना। तो इस सिद्धांत के भी जनक कौन होंगे? तो कांट को ही माना जाएगा, है ना। यानी कि प्रतिपादक जो है या फिर जो जनक हैं नैतिक अधिकारों के सिद्धांत या फिर आदर्शवादी अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक कौन है? तो कांट को कहा जाता है। इसके समर्थक कौन कौन है? वही समर्थक हैं जो
आदर्शवाद का समर्थन करते हैं, जैसे रूसो हैं, ग्रीन हैं, हीगल हैं, बोसांके हैं, है ना। ये क्या है, सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। यह सिद्धांत साथियों उन्हीं अधिकारों को मान्यता देता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक होते हैं। यह सिद्धांत उन्हीं अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जो अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक होते हैं। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है आपको? इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है? इस सिद्धांत का आशय या उद्देश्य है व्यक्ति के नैतिक विकास करना। नैतिक विकास यानी आंतरिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, व्यक्ति का आंतरिक विकास करना, व्यक्ति का, है ना। जो हमने देखा था जो व्यक्तिवादी होते हैं वह बाह्य सुख पर बल देते हैं, अधिकतर बाह्य सुख या फिर भौतिक सुख पर बल देते हैं। वहीं जो हमारे आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी आंतरिक सुख पर बल देते हैं, आंतरिक सुख पर बल देते हैं, या फिर हम इसे आध्यात्मिक सुख भी कह सकते हैं। आंतरिक सुख कहते हैं ना कभी कभी कि भैया बड़े खुश नज़र आ रहा, भाई क्या मामला है? जैसा आपकी यार दोस्त कहते होंगे कि भाई साहब बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या मामला है? ऐसा कभी कभी क्या होता है, हमारा जो मन होता है वो अंदर से खुश होता है, आध्यात्मिक खुश होता है, आंतरिक खुशी होती है हमें। किसी दिन कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे हम अंदर से खुश होते हैं। तो आंतरिक सुख, नैतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, मतलब क्या है? आध्यात्मिक आपको ज्ञान हो गया, सुख की प्राप्ति हो गई आपको, है ना। ईश्वरीय ज्ञान आपको हो गया, खुशी हो रहे हैं आप मन ही मन में, आपको सत्य की प्राप्ति हो गई, आध्यात्मिक ज्ञान हो गया आपको। तो जहाँ व्यक्तिवादी व्यक्ति के भौतिक विकास या बाह्य सुख पर बल देते हैं, वहीं आदर्शवादी आध्यात्मिक विकास या फिर आंतरिक विकास पर बल देते हैं। जो आदर्शवादी होते हैं मेरे साथी, जो आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी हमारे व्यक्ति और राज्य के बीच कैसा संबंध मानते हैं? सावयवी संबंध मानते हैं। व्यक्ति और राज्य के बीच कैसा संबंध मानते हैं? सावयवी संबंध मानते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैं आदर्शवाद पढ़ा रहा था उस समय, साथी जो मैं बताता हूँ आप मेरी बात क्लियर तरीका सुनिएगा। जहाँ मैं आपको बता रहा था कि आदर्शवाद के समय का आदर्शवादी विचारधारा जो होती है वह व्यक्ति और राज्य के बीच कैसा संबंध मानती है? सावयवी संबंध मानती है, यानी कि व्यक्ति और राज्य के बीच, यानी कि ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति और जो राज्य है इसके बीच कैसा संबंध है भाई? सावयवी संबंध मानती है, सावयवी संबंध। तो कैसा संबंध? सावयवी संबंध मानती है। कौन? आदर्शवाद, आदर्शवादी विचारधारा, है ना। सावयवी संबंध का मतलब होता है अंगी और अंग का संबंध। कैसा संबंध? अंगी और अंग का संबंध मानते हैं। कैसा भाई? अंगी और अंग का संबंध। अंगी का मतलब होता है संपूर्ण, मैंने आपको बताया था। अंगी का मतलब होता है संपूर्ण, अंग का मतलब होता है अंश, अंग का मतलब अंश, है ना। तो जो आदर्शवादी होते हैं व्यक्ति और राज्य के बीच कैसा संबंध मानते हैं? सावयवी संबंध मानते हैं। यानी कि आदर्शवादी राज्य को क्या मानते हैं? राज्य को अंगी मानते हैं, यानी कि संपूर्ण मानते हैं। किसको? राज्य को क्या मानते हैं? अंगी मानते हैं। और जो हमारा व्यक्ति है, जो हमारा व्यक्ति है, व्यक्ति को मानते हैं अंग, यानी कि उसका अंश, अंश या अंग मानते हैं, है ना। आदर्शवादी मानते हैं कि जो राज्य होता है, राज्य में ही व्यक्ति अपने अधिकारों की क्या कर सकता है? प्राप्ति कर सकता है। व्यक्ति अधिकारों के विरुद्ध में या फिर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या फिर राज्य से अलग अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। आदर्शवादी क्या मानते हैं? आदर्शवादी मानते हैं कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है, राज्य से अलग या फिर राज्य के विरुद्ध में अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। आदर्शवादी राज्य को इतना महत्व देते हैं कि वह ये मानते हैं कि राज्य जो है, राज्य में ही व्यक्ति का अस्तित्व है,
राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और आदर्शवादी क्या मानते हैं? आदर्शवादी राज्य को क्या मानते हैं? संपूर्ण मानते हैं, अर्थात कहा जाए तो साध्य मानते हैं। क्या मानते हैं? साध्य मानते हैं। व्यक्ति को क्या मानते हैं? साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई जो आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी या जो नैतिकतावादी होते हैं, वह व्यक्ति और राज्य के बीच कैसा संबंध मानते हैं? सावयवी संबंध मानते हैं। सावयवी संबंध का मतलब होता है अंगी और अंग का संबंध। जहाँ अंगी का मतलब होता है संपूर्ण और अंग का मतलब होता है अंश। आदर्शवादी संपूर्ण किसे मानते हैं? तो राज्य को संपूर्ण मानते हैं, वहीं व्यक्ति को उसका अंग या अंश मानते हैं, है ना। राज्य को क्या मानते हैं? साध्य मानते हैं, और व्यक्ति को साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है, राज्य के विरुद्ध या राज्य से अलग अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। कौन? व्यक्ति। ये कौन मानते हैं? तो आदर्शवादी मानते हैं। आदर्शवादी राज्य को इतना महत्व देते हैं कि इससे अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं मानते, कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति का अस्तित्व है, राज्य से अलग व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई साथियों? और जो आदर्शवादी या नैतिक अधिकारों का सिद्धांत है, यह क्या मानता है? यह सिद्धांत मानता है कि जो अधिकार हैं, अधिकार राज्य या समाज की देन है। राज्य या समाज की देन है। राज्य इनको देता भी है, राज्य इन अधिकारों को देता है, लागू करता है यानी कि, और इन अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। कौन मानता है? तो ये नैतिक अधिकारों के सिद्धांत मानता है। इसमें ग्रीन हैं, बर्गेस हैं, इनके अपने अलग अलग कथन हैं, तो हम लोग अभी देखेंगे। हम लोग अभी फ़िलहाल लिखना स्टार्ट करते हैं साथियों। ठीक है भाई, एक बार आपको मैं पुनः बता दूंगा, फिलहाल आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए भाई लिखें। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कांट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भाई? कांट माने जाते हैं। तथा रूसो, हीगल, ग्रीन, बुशांके तथा रूसो, हीगल, ग्रीन, बोशांके समर्थक माने जाते हैं। समर्थक माने जाते हैं। यह सिद्धांत उन्हीं अधिकारों को मान्यता देता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक होते हैं। लिखिए, यह सिद्धांत उन्हीं अधिकारों को मान्यता देता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक होते हैं। तो यह सिद्धांत उन्हीं अधिकारों को मान्यता देता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक होते हैं। इस सिद्धांत का आशय क्या है? इस सिद्धांत का आशय व्यक्ति का नैतिक या आंतरिक विकास करना है। लिखिए, इस सिद्धांत का आशय
इस सिद्धांत का आशय व्यक्ति का नैतिक या आंतरिक विकास करना है। तो इस सिद्धांत का जो आशय है, जो उद्देश्य है, वो व्यक्ति के नैतिक विकास या आंतरिक विकास करना है। जो व्यक्तिवादी होते हैं, व्यक्तिवादी क्या मानते हैं? व्यक्तिवादी भौतिक या बाह्य सुख पर बल देता है। लिखिए, जहां व्यक्तिवादी भौतिक, जहां व्यक्तिवादी व्यक्ति के, यहाँ लिखिए, व्यक्ति के भौतिक या बाह्य सुख पर बल देते हैं, वहीं आदर्शवादी व्यक्ति के वहीं आदर्शवादी व्यक्ति के आंतरिक या आध्यात्मिक सुख पर बल देते हैं। आदर्शवादी क्या मानते हैं? आदर्शवादी क्या मानते हैं? आदर्शवादी व्यक्ति एवं राज्य के मध्य सावयवी संबंध मानते हैं। सावयवी संबंध मानते हैं, अर्थात राज्य को साध्य एवं व्यक्ति को साधन के रूप में मानते हैं। आदर्शवादी राज्य को इतना महत्व देते हैं कि आदर्शवादी राज्य को इतना महत्व देते हैं कि इससे अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं मानते। व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं मानते हैं। तो व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं मानते। आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति राज्य में रहकर ही
अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है राज्य से अलग या राज्य के विरुद्ध वह अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। ठीक भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। इस सिद्धांत की मान्यता क्या है? ये सिद्धांत मानता है कि जो अधिकार हैं, अधिकार राज्य या समाज की देन है। राज्य इसे लागू करता है और राज्य ही इनकी सुरक्षा करता है। लिखिए, इस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य या समाज अधिकार को देता है और राज्य ही इनकी सुरक्षा करता है। राज्य ही क्या करता है? इनकी सुरक्षा करता है। तो मेरे साथी, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है भाई, बात आपको क्लियर समझ में आई। आप दोबारा देख सकते हैं कि सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? कांट माने जाते हैं। ठीक है भाई, इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन माने जाते हैं? तो ग्रीन हैं, रूसो हैं, हीगल हैं, बुशांके हैं। इस सिद्धांत क्या माने जाते हैं? समर्थकों के रूप में माने जाते हैं। यह सिद्धांत क्या मानता है? इस सिद्धांत की मानता है, यह सिद्धांत उन्हीं अधिकारों को मान्यता देता है जो अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक होते हैं। जो अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक होते हैं। इस सिद्धांत का आशय क्या है? इस सिद्धांत का आशय व्यक्ति का नैतिक विकास करना या फिर आंतरिक विकास करना। बात क्लियर है? मैंने आपको बताया कि जहां व्यक्तिवादी क्या मानते, व्यक्तिवादी भौतिक या बाह्य सुख पर बल देते हैं, वहीं हमारे आदर्शवादी आंतरिक सुख या आध्यात्मिक सुख पर बल देते हैं, है ना। आदर्शवादी व्यक्ति एवं राज्य के बीच कैसा संबंध मानते हैं? तो आदर्शवादी राज्य और व्यक्ति के बीच सावयवी संबंध मानते हैं। सावयवी संबंध का मतलब है अंगी और अंग का संबंध। यानी कि आदर्शवादी अंगी किसे मानते हैं, यानी संपूर्ण किसे मानते हैं? तो राज्य को मानते हैं। वहीं अंग या अंश किसे मानते हैं? तो व्यक्ति को मानते हैं। यानी कि आदर्शवादी राज्य को संपूर्ण मानते हैं और जो व्यक्ति है उसको क्या मानते हैं? उसका अंश मानते हैं। और आदर्शवादी मानते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है, राज्य से अलग अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे मान के चलिएगा, हमारा जो एक शरीर है ना, शरीर जो है वो क्या है? संपूर्ण है। वो क्या है? संपूर्ण है। और शरीर कई अंगों से मिलकर के बना है। शरीर कई अंगों से मिलकर के बना है। तो जो संपूर्ण शरीर है, जैसा हमारे हाथ हैं, हाथ को काट करके अगर हम एक टेबल पर रख दें तो इस हाथ का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये हाथ जो है कोई काम नहीं कर सकता। इस हाथ से कहो लल्ला एक गिलास पानी लाइए जरा, नहीं ला कर देगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर से अलग हो गया। ये जो है ये संपूर्ण से अलग हो गया, यानी कि अंगी से अलग हो गया। शरीर जो हमारा पूरा अंगी है। और जो हमारे छोटे छोटे अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, है ना, आँख है, नाक है, जीभ है, ये क्या है? ये सब हमारे अंग हैं। शरीर हमारा अंगी है और अंग हमारे छोटे छोटे हैं। तो अगर एक हाथ को हम अलग कर दें तो इस अंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जब तक ये अंग अंगी से नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारा हाथ हमारे शरीर से नहीं जुड़ेगा,
तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। तो वैसा ही हमारे आदर्शवादी मानते हैं, राज्य को संपूर्ण मानते हैं यानी अंगी मानते हैं, और व्यक्ति को उसका अंश मानते हैं, अंग मानते हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है, राज्य से अलग या राज्य के विरुद्ध अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। आदर्शवादी राज्यों को इतना महत्व देते हैं कि व्यक्ति को इसके अलावा व्यक्ति का अस्तित्व नहीं मानते, यानी कि इससे अतिरिक्त व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं मानते। आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति राज्य में रहकर ही क्या कर सकता है, अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। मैंने आपको बताया राज्य के अतिरिक्त या राज्य के राज्य से अलग होने पर वह अपने अधिकार की प्राप्ति नहीं कर सकता। आप इतनी बात क्लियर मान चुके होंगे। ये क्या मानते हैं आदर्शवादी मानते हैं, या फिर ये सिद्धांत मानता है नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, कि जो अधिकार हैं, अधिकार किसकी देन है, राज्य या समाज की देन है, और इन राज्य ही इन अधिकारों को लागू करता है, और इनकी सुरक्षा भी राज्य का ही दायित्व है, इनकी सुरक्षा भी राज्य करता है। बात क्लियर साथियों हमारी, है ना? यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। आगे जरा आप लोग इसे उतार लें, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है भाई? चलिए, चलिए साथियों, एक विचारक हैं ग्रीन। तो ग्रीन का एक प्रसिद्ध कथन है साथियों, किसका? ग्रीन का। ग्रीन लिखिए, ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है, ग्रीन का क्या है? ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है। क्या है? ग्रीन ने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? ग्रीन ने क्या कहा? ग्रीन ने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता। आप कंफ्यूजन मत होइएगा, कहीं आपको लॉस्की का दे दे, लॉस्की को भी ऑप्शन में दे दे। तो लॉस्की का जो कथन था, अधिकारों की जो परिभाषा थी कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यदि व्यक्तित्व के विकास की बात आवे तो हमारी वो अधिकारों की परिभाषा है जो लॉस्की द्वारा दी गई। यदि ऐसे कहे कि अधिकार वे सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता, तो वो ग्रीन माने जाएंगे। कौन माने जाएंगे? ग्रीन का कथन माना जाएगा, क्योंकि ये जो बात हो रही है वो नैतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात हो रही है। तो अधिकारों के नैतिक विकास की बात हो रही है, अधिकारों से व्यक्ति का नैतिक विकास भी होता है। ये कौन मानते हैं? तो ये हमारे ग्रीन मानते हैं मेरे साथी। चलिए लिखिए, ग्रीन का कथन है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास, नैतिक या आंतरिक विकास
नहीं कर सकता। ठीक भाई। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता। ये कौन मानते हैं? तो ये हमारे मानने वाले कौन थे? तो ये ग्रीन मानते हैं। तो ग्रीन ने कहा ये, ठीक है। ये क्या? बोसांगे। बोसांगे कहते हैं, बोसांगे कहते हैं कि अधिकार वह दावा है जो समाज द्वारा निर्मित होता है, यानी समाज देता है और राज्य उसको लागू करता है। लिखिए, अधिकार वह दावा है किसके अनुसार? बोसांके के अनुसार। लिखिए, बोसांके का कथन है। चलिए, बोसांके के अनुसार लिख दीजिए। अधिकार वह दावा है, अधिकार वह दावा है जिसे समाज निर्मित करता है, यानी समाज देता है, और राज्य इसे लागू करता है, और राज्य इसे लागू करता है। ठीक भाई। ये कौन मानते हैं? बोसांके मानते हैं कि अधिकार वह दावा है जो समाज देता है और राज्य लागू करता है। जो हमारे कांट हैं, कांट ने भी नैतिक विचारों पर बल दिया। कांट ने भी नैतिक विचारों पर बल दिया। और हीगल जो है, हीगल एवं ग्रीन, जो हीगल और ग्रीन है, हीगल और ग्रीन ने भी माना कि अधिकारों की जो प्राप्ति राज्य में रहकर ही की जा सकती है। राज्य के विरुद्ध अधिकारों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। लिखिए, कांट ने भी नोट, कांट ने भी नैतिक विचारों पर अत्यधिक जोर दिया तथा हीगल और ग्रीन ने यह माना कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। राज्य के विरुद्ध अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो कांट ने भी नैतिक विचारों पर सर्वाधिक जोर दिया। हीगल तथा ग्रीन ने भी यह माना कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। अधिकारों की प्राप्ति, ये अधिकार ही नहीं, अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है, राज्य के विरुद्ध अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता।
अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। ठीक साथियों, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो यही था साथियों हमारा नैतिक अधिकारों का सिद्धांत या फिर आदर्शवादी अधिकारों का सिद्धांत। कल हम लोग देखेंगे समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत। ठीक साथियों, जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बने रहिए एफएम गोल्ड परिवार के साथ। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। सभी किताबों का निचोड़ मैं आपको लेकर के आता हूँ। तो चलिए, जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। स्वागत है आप सभी लोगों के एफएम गोल्ड परिवार के यूट्यूब परिवार पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।